Welcome to online classes. So as you all know, we have discussed chapter 1 and today we will discuss chapter 2, that is globe latitudes and longitudes. Globe latitudes and longitudes. देखते हैं what are the longitudes and what are the latitudes in our globe. Globe is a earth diagram. चलिए शुरू करते हैं अब. Latitude is a measurement on a globe or map of location north or south of the equator. क्या north और south of the equator में कौन? ये हमारा जो ग्लोब है उसकी बात कर. तो latitude is a measurement on a globe or map of location north or south of the equator. इस तरीके की चीजें होती हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताऊं तो लैटिट्यूड किस तरीके से होता है. जैसे कि ये है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो लैटिट्यूड किस तरीके के होंगे भाई? इस तरीके के. यहाँ पे देखिए, ये हमने 5 लाइंस बनाई है. ये सारी की सारी किस तरीके की? ये सारी की सारी लैटिट्यूड है. क्या बता रहा है आपको? लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब और मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये क्या है? ये इक्वेटर है. इसके नॉर्थ में और साउथ में जो लाइंस बनी हुई है ना, ये सारी की सारी क्या है? लैटिट्यूड है. इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, तो इसे हम इक्वेटर कहते हैं जो बीचों बीच से गुजरता है हमारे. ठीक है, ये हमने यहाँ से मैं आपको बता दिया. इसके बारे में हम सारी डिटेल नीचे पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ एक रफ डायग्राम बनाया. टेक्निकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटिट्यूड्स: जियोसेंट्रिक, एस्ट्रोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिक. अगर देखा जाए टेक्निकली, अगर हम देखें तो कई तरीके के लैटिट्यूड्स हो सकते हैं. जियोसेंट्रिक हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल हो सकता है, जियोग्राफिक हो सकता है और जियोडेटिक हो सकता है. बट देयर आर ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम. मगर क्या है? उनमें माइनर डिफरेंसेस है. इन मोस्ट कॉमन रेफरेंसेस जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज इम्प्लाइड. अब क्या है? बट देयर आर ओनली माइनर डिफरेंसेस. बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं बिटवीन देम. इन मोस्ट कॉमन रेफरेंसेस जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज. अगर कॉमनली बात करें तो जियोसेंट्रिक जो लैटिट्यूड है हम उसे इम्प्लाइड करते हैं. अब आगे देखते हैं. गिवन इन डिग्रीज, इनको हम डिग्री में रिफ्लेक्ट करते हैं, मिनट्स में भी करते हैं, सेकंड्स में करते हैं. जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड इज द आर्क subtended by an angle at earth center and measured in a north-south plane forward from the equator. ये जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं. ये लैटिट्यूड है, ये देखिए, ये आपको पता है, ये पोल से हमारे, तो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो ये हमारे बीच की जो है क्या है? लैटिट्यूड्स हैं, उसके बारे में बात कर रहा है. फॉरवर्ड जो जा रहे हैं फ्रॉम द इक्वेटर, दीज आर लैटिट्यूड. Thus, a point at 30 degree 15 minute 20 second north subtends an angle of 30 degree 50 minute 20 second at the center of the globe. क्या हुई? ये at the center of the globe में कोई पॉइंट है. ठीक. अब सिमिलरली the arc between the equator and either geographic pole is 90 डिग्री. इस तरीके से भाई ज्योग्राफिक पोल कहाँ पे है? ये हमारा क्या है? ये हमारा ज्योग्राफिक पोल है. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, इसमें हमें ज्योग्राफिक पोल की बात कर रहे हैं ग्लोब में. ये हमारा ग्लोब है. अ पॉइंट जो 30 डिग्री पे है, आपको पता है 0 डिग्री पे होता है 30 डिग्री. यहाँ पे कुछ होगा कहीं पे पॉइंट. ठीक है, ग्लोब में सेंटर ऑफ द ग्लोब, सेंटर ऑफ द ग्लोब में कोई पॉइंट होगा. ठीक. अब सिमिलरली द आर्क दैट इज द एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड आइदर ज्योग्राफिक गोल, मतलब नॉर्थ, ये साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, दोनों में से कोई सा भी इक्वेटर से देखे तो कितने एंगल पे दिख रहा है आपको?
90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमने देख लिया भाई 90 डिग्री का एंगल है। तो 1/4 circumferences of the earth और 1/4 360 डिग्री। Thus the greatest possible latitude are 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री। तो चूंकि 90 डिग्री बना रहे हैं पोलवर्ड से, तो अगर हम देखें तो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लैटिट्यूड होगा ना वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा इधर वाले में। इधर वाले में क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि बीचों बीच है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे यूं है, ये हमारा लैटिट्यूड होता है और फिर ये इस तरीके से पोल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। कई तरीके की चीजें यहाँ पे हमने देख ली, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एज एड्स टू इंडिकेट डिफरेंट लैटिट्यूडनल पोजिशंस ऑन मैप्स और ग्लोब्स, इक्विडिस्टेंट सर्कल्स आर प्लॉटेड एंड ड्रॉन। इक्विडिस्टेंट सर्कल्स, ये क्या है भाई, ये सर्कल्स होते हैं इस तरीके की होता है। असलियत में तो मैंने आपको रफ डायग्राम बनाया था, और असलियत में जो ये आपके जितने भी जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, इस तरीके के यहाँ पे लैटिट्यूड्स होते हैं। As aids to indicate different latitudinal positions of maps on globe, equidistant circles are plotted and drawn parallel to the equator. इक्वेटर के पैरेलल इस तरीके के सर्कल्स बनाए जाते हैं। जो मैंने बनाया, इक्वेटर बीच में सर्कल है वो भी ईच अदर, दे आर नोन एज पैरेलल। सब एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या बोलते हैं उनको, दे आर नोन एज पैरेलल्स, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी हमने कह देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जियोग्राफिक लैटिट्यूड which is the kind used in mapping is calculated using a slightly different process. यहां पे क्या दिया हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट जियोग्राफिक लैटिट्यूड जो है which is the kind used in mapping is calculated using a slightly different process. Using what? A slightly different process से हम जियोग्राफिक लैटिट्यूड को दिखा सकते हैं। हमने जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड देख लिया, अब जियोग्राफिक लैटिट्यूड के बारे में ये बात करें। बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ जो है परफेक्टली स्फीयर गोला नहीं होता। द प्लैनेट्स कर्वेचर इज अलग, द प्लैनेट्स कर्वेचर अलग तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए हम एक बार इनको देख लेते हैं। प्लैनेट्स कर्वेचर इज फ्लैटर्ड ऑन द प्लेट्स। Geographic latitude is subtended by the equatorial plane and the normal line that can be drawn at a given point on Earth's surface. इसको क्या कहते हैं? The normal line is perpendicular to the tangent line touching Earth's curvature at that point on the surface. ये आपको बहुत ज्यादा कुछ बताया हुआ है, आपको इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पोल साइड है, वहां पे थोड़ा चपटा होता है, और ये जो हमारी दूसरी साइड है उनपे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, पंजी होता है। तो ये हमारे पोल्स हो गए नॉर्थ साउथ, इधर से जो है पोल्स की साइड में थोड़ा फ्लैटन होता है। इस तरीके का हमारा होता है अर्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और वही ये बात कर रहा है जो थोड़ी सी घुमा फिरा के इसने करी है। परपेंडिकुलर आपको दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर है इक्वेटर के। अब डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन जियोग्राफिक लैटिट्यूड। अब कई तरीके के मेथड जो है यूज करे जाते हैं जियोग्राफिक लैटिट्यूड को बताने के लिए, एज बाय टेकिंग एंगल साइड्स ऑन सर्टेन पोलर स्टार्स और बाय मेजरिंग विद अ सेक्सटेंट द एंगल ऑफ द नून सन अबाउ द ओरिजिन। सन जो है अबाउ द ओरिजिन करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। The length of a degree of arc of latitude is approximately 111 किलोमीटर। जो लैटिट्यूड की जो डिग्री की जो लेंथ होती है ना, आर्क होती है, देखिए हम तो 111 किलोमीटर की होती है अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट लेंथ, वेरिंग बिकॉज ऑफ द
नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अर्थ कर्वेचर। अर्थ का जो कर्वेचर मैंने आपको बताया ना, कर्व किस तरीके का है, यूनिफॉर्म नहीं है। फ्रॉम 110 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 111 किलोमीटर एट द पोल। इक्वेटर पे कितना भाई, 111 किलोमीटर, और कर्वेचर जो है उस पर 110 किलोमीटर। इस तरीके की चीजें होती है। सॉरी, इक्वेटर पे तो 110 और पोल्स पे 111 किलोमीटर की लेंथ होती है इसकी लैटिट्यूड की। अब ज्योग्राफिक लैटिट्यूड इज ऑल्सो गिवन इन डिग्रीज। बिल्कुल डिग्रीज में दिया हुआ रहता है, मिनट्स में दिया हुआ रहता है, सेकंड्स में दिया हुआ रहता है, जो हमने अभी देखा ही है। अब देखिए, ये हमने देख लिया। चलिए, ये तो हो गया। अब क्या है, द थ्योरी ऑफ हिप्पार्चुस। ये क्या है भाई, एक थ्योरी है, किसकी, हिप्पार्चुस की थ्योरी है। चलिए हिप्पार्चुस की एक बार थ्योरी देख लेते हैं। द यूज ऑफ ग्रिड लाइन्स। कौन सी लाइन, ग्रिड लाइन। इस तरीके की लाइन पे ग्रिड, ये ग्लोब है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है ना, अगर उन दोनों को मिला दे तो क्या बनता है, ग्रिड बनता है। तो उन्हें इस वजह से ग्रिड लाइंस कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है ऐसे होती है, इस तरीके के होते हैं, पूरे अर्थ पे इस तरीके से फैले होते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड से हमने देख लिए इस तरीके के। तो सर्कल्स होते हैं, ये भी सर्कल्स ही है, मगर ये यूं होते हैं और वो यूं होते हैं, इस तरीके के सर्कल्स होते हैं दोनों। Was first suggested by the Greek astronomer Hipparchus। जो ग्रिड लाइंस थी ना इस तरीके की जो हमने देखी, ये किसने सजेस्ट करी थी, ये सजेस्ट करी थी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्चुस था, उसने सजेस्ट करी थी। He also devised the method of fixing the location of places on the earth by observing the celestial bodies। अब क्या है भाई, हिप्पार्चुस ने और क्या किया, He also devised the method of fixing the location of places on the earth by observing the celestial bodies। कौन सी बॉडीज, by observing celestial bodies, सन, मून, स्टार्स, इन सबको ऑब्जर्व करके उसने ये लाइंस वगैरह बना दी हिप्पार्चुस ने, ठीक है। अब हिप्पार्चुस जिसने लाइंस बनाई थी, ग्रिड लाइन, ट्राइड टू डिटरमाइन द साइजेस ऑफ द सन एंड द मून एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। उसने ये ट्राई किया कि भाई डिस्टेंस में पता लगाऊं, साइज पता लगाऊं इन सबका। He also studied their orbit। उसने क्या किया, ऑर्बिट्स को स्टडी किया। एंड एक्लिप्सिस, जो एक्लिप्सिस आते थे, जो सन जो है वो पूरी तरीके से ढक जाया करता था, जो एक्लिप्सिस आते थे उसमें मून से, तो ही अज्यूम्ड दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल। उसने क्या सोचा, अर्थ स्फेरिकल है, स्टेशनरी एंड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। From this perspective, the Sun, the Moon, the Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, all the solar system bodies visible to the naked eye, as well as the stars revolve around the Earth each day। ये हिप्पार्चुस ने अपनी थ्योरी में बता दिया, उसका पर्सपेक्टिव यही था, उसने अर्थ को स्फेरिकल वगैरह मान लिया था। अब बेस्ड ऑन द अबाव पैसेज आपको कई तरीके के आंसर देने दे सकते हैं आप, कई तरीके के आंसर। फर्स्ट, what was the early belief about the position of the earth? Position of the earth में early belief क्या थी भाई, वो आपको बताना है। Second, who was Hipparchus? What did he devise? गाइडलाइन दी थी इसने। What were some of the other things that he studied? ये भी आप बता सकते हैं। इसमें सन, मून, इन सब की साइज, लोकेशन वगैरह ढूंढने की कोशिश करिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे हम, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है भाई, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चलिए देखते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो भाई नॉर्थ पोल देख लिया हमने 90 डिग्री वाला, साउथ पोल देख लिया 90 डिग्री वाला, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे
कुछ और 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो लैटिट्यूड में, सारे के सारे पैरेलल्स होते हैं। ये देखिए, ये 90 वाला 0 आता है सबसे बीच में, फिर ये इस तरीके से आता है, अब बीच में जो है क्या है 0 डिग्री वाला है। अब इस तरीके से पैरेलल्स में कई तरीके के जो लैटिट्यूड्स और होते हैं। देखते हैं 4 तरीके के होते हैं भाई, चारों में देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर 2 भागों में बांटता है, एक तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर में। हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मिलता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ में मिलता है। कहां पे मिलता है? 23.5 डिग्री साउथ में, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि इक्वेटर के नीचे है। अब थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है? आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आर्कटिक सर्कल मिलता है हमें 66.5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फोर्थ, अंटार्कटिका सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ में मिलता है इक्वेटर के। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिखा रखे हैं। इक्वेटर यहाँ 0 डिग्री पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और फिर उसके बाद हमने देखा था आर्कटिक सर्कल 16.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल 16.5 डिग्री इक्वेटर से। तो सारा हमने देख लिया भाई। नॉर्थ पोल का तो हमने पता है, साउथ पोल का 90 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री। तो हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स देख लिए। चलिए, ये आपको याद रखने हैं, आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आते हैं। अब क्या आते हैं? हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। चलिए देख लेते हैं, कई कई तरीके के हीट जोन्स होते हैं। आपको ये सबसे पहले पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पता लग गए, आपको अब ये अच्छी तरह से याद करके लाने। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ किस किस तरीके के थे। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। जितने भी पार्ट्स है ना अर्थ के, डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं अर्थ के, वो सेम हीट नहीं लेते सन की, क्योंकि एक पार्ट लेगा हीट, एक तो नहीं ले पाएगा हीट। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की हीट्स होती है, हीट्स पड़ती है, क्योंकि वो वैसे भी टिल्टेड होता है। और द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेट। किस तरीके से टिल्टेड रहता है? जैसे कि अर्थ है, अर्थ को ऐसा होना चाहिए बट वो ऐसे रहता है। ऐसा होना चाहिए यूं एकदम सीधे गोल, यहाँ पे ऐसे गोल को इमेजिन करिए, मगर वो यूं रहता है। ये नॉर्थ है पोल है, ये साउथ पोल है, ये यूं है, ठीक है, टिल्टेड होता है। अब द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब जितने भी प्लेसेस है ना यहाँ पे नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नियर, हैव वार्मर क्लाइमेट कंडीशन। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जो सन है उसकी लाइट पड़ती है, सबसे पास में वही होता है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है, सबसे ज्यादा वहां पे वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, ठीक है। मान लिया हमने वार्मर होती है, गर्म होते हैं, तो फिर क्या होता है यहाँ पे? द प्लेसेस विच लाई इन द पोलर रीजन have colder climatic because they receive slanting rays of the sun। अब जो पोलर रीजन है, जैसे कि साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है, वहां पे सन की लाइट पहुंच नहीं पाती, तो इस वजह से वहां पे जो है कोल्ड होते हैं। दे रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, बहुत कम जो है रेज रिसीव करते हैं वो सन की, इस वजह से वो ठंडे होते हैं। आपने सुना होगा अंटार्कटिक बहुत ठंडा है, बर्फ पिघलती है उसमें, आर्कटिक भी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इस वजह से ठंडा है क्योंकि सन की रोशनी पहुंचती नहीं वहां तक। अब अगर कई जगह सन की रोशनी नहीं पहुंचेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, सन की रोशनी ना पहुंचने का भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। यहाँ पे मिल गया हमें कोल्ड एनवायरमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से डिस्टेंस के बेसिस पे द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। अर्थ को कितने हीट जोन में डिवाइड करके रखा है भाई? 3 हीट जोन में। पहला टॉरिड, दूसरा
टेम्परेट, तीसरा फ्रिजिड जोन। ये 3 जोन्स में डिवाइड करके रखा हुआ डिस्टेंस के बेसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा, टॉरिड जोन। ठीक है, आ जाइए टॉरिड जोन देख लेते हैं। 3 जोन हमने देखे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। चलिए सबसे पहले टॉरिड जोन देख लेते हैं। टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन। तो जो जोन है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉरिड जोन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉरिड जोन। इट इज द हॉटेस्ट जोन बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर। तो भाई ऐसा क्यों, इसे टॉरिड जोन क्यों कहते हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर। कई बार जो है सन एकदम बीचों बीच होता है, यहाँ पे सन की रेज जो है यहाँ पे पड़ती रहती है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हीटेड होता है। दिस जोन एक्सपीरियंसेस hot and humid condition climate throughout the year. Most parts of India lie in this zone. और most part इंडिया का जो है वो इक्वेटर के आसपास होता है, इक्वेटर पे नहीं होता, इक्वेटर के आसपास होता है ये टॉरिड जोन। इस वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा हीट आती है, और आपसे जानते हैं टेम्परेचर इंडिया का बहुत ज्यादा हाई होता है कभी जून जुलाई में तो बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। अब चलिए ये हमने देख लिया टॉरिड जोन। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे टेम्परेट जोन के बारे में। चलिए आ जाइए टेम्परेट जोन के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेट जोन किस तरीके का होता है भाई? टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म। टेम्परेट का मतलब ये होता है कि ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the north, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south. यहाँ पे जो भी चीज बताई गई है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए टेम्परेट जोन किसके बीच में, नॉर्थ में आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, और यही बात आपको यहाँ पे नीचे बताई गई है। इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। सन जो है इसके ऊपर कभी ओवरहेड डायरेक्टली नहीं होता। द क्लाइमेट इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज द सन, बहुत कम, थोड़ी कम होती हीट। द 4 एनुअल सीजन जो यहाँ पे आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटमन, विंटर ऑकर इन दीज एरियाज। यहाँ पे सारे के सारे जो सीजन है वो आते हैं। ठीक, अब यूरोप, क्योंकि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले समर आएगा, समर के बाद फिर ऑटमन आने लग जाएगा, धीरे धीरे जब विंटर आने देता है, फिर विंटर जैसे आएगा, विंटर के बाद फिर समर आने के बीच का जो है वो स्प्रिंग चला जाएगा। इस तरीके की चीजें होती है। ठीक, अब यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द हायर रीचेज ऑफ एशिया आर सम प्लेसेस वेयर विच फॉल इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ मतलब ऊपर वाला। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड्स साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया टेम्परेट जोन के बारे में। अब चलिए हमारा थर्ड जोन, वो क्या है, वो है फ्रिजिड जोन। वो क्या है भाई, वो है फ्रिजिड जोन, मतलब यहाँ पे सब कुछ जमा हुआ रहता है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है। तो फ्रिजिड जोन इज वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग। अंटार्कटिक और आर्टिक की बात करेंगे यहाँ पे। द फ्रिजिड जोन कंप्राइजेज ऑफ द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथर्न पोल के बीच में, साउथर्न हेमिस्फीयर में, ये फ्रिजिड जोन होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल इनके बीच में जो ये है ना, वो क्या है, फ्रिजिड जोन है। अब साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल इनके बीच में जो है ये फ्रिजिड जोन है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब these regions are the coldest parts of the earth due to absence of sunlight and are generally covered with the ice and snow throughout the year. बहुत ही कम यहाँ पे हीट, बहुत ही कम यहाँ पे लाइट आती है, इस वजह से ये थ्रू आउट द ईयर स्नो और आइस से ढका रहता है। तो इस तरीके से हमने फ्रिजिड जोन देख लिया, बहुत कम यहाँ पे सनलाइट आती है। तो हमारा इस तरीके से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा जो बाकी नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे पार्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।